चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। क्या है केमिकल काइनेटिक्स? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with chemical reaction and the factors which influences chemical reaction. अच्छा लिख रहे हो आप लोग? Okay. It is a branch of science which deals with chemical reaction and the factors which affects rate of reaction. चलिए हम लोगों ने लास्ट ईयर 11 में थर्मोडायनामिक्स वगैरह चैप्टर पढ़ा है। उसमें अपन लोगों ने वर्ड एंथैल्पी पढ़ा है, एंट्रोपी पढ़ा है और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है। डेल्टा जी क्या बताता है? गिब्स फ्री एनर्जी किस चीज के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं ज्यादातर? इट रिप्रेजेंट्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो पता चलता है कि जो रिएक्शन है इट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब इट अकर्स ऑन इट्स ओन, उसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। पर ये तो स्पॉन्टेनिटी बता रहा है, यानी ये बता रहा है कि रिएक्शन अपने आप अकर हो रही है। कितनी देर में अकर हो रही है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात हमें डेल्टा जी नहीं बताती। तो इसलिए वो हमने 11th में पढ़ा, इट कम्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा अगला टॉपिक जिसे हम लोगों ने बोला केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की माने तो हम लोग एक स्टेटमेंट मानते हैं कि डायमंड्स आर फॉर एवर। कोई भी चीज जिंदगी भर तक नहीं रहती है ना, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई ये हमेशा तक रहने वाला है। लेकिन फिर भी एक लैंग्वेज डायमंड के लिए यूज करी जाती है कि डायमंड्स आर फॉर एवर। क्यों? बिकॉज देयर कन्वर्जन इज सो स्लो। उनका जो कन्वर्जन है, जो रिएक्शन का रेट है वो इतना धीरे है, इतना धीरे है, इतना धीरे है कि हम खत्म हो जाएंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ गई, फिर हम वो जनरेशन भी खत्म हो गई, अगली जनरेशन आ गई। तो जितनी जनरेशन तक हम अपनी खबर पहुंचा सकते हैं कि हाँ भाई मेरे घर में डायमंड था, उतनी जनरेशन तक वो डायमंड रहने ही वाला है। अपने यहाँ पे कोहिनूर हीरा, क्या ये थोड़ी बोलते हैं खत्म हो गया, चले ही जा रहे हैं ना। तो वो कोहिनूर हीरा तब भी था और वो आज भी है। तो दैट इज डायमंड्स आर फॉर एवर। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स देता है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि द रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज सो स्लो, इतना स्लो है दैट वी कैन राइट अ स्टेटमेंट दैट डायमंड्स आर फॉर एवर। ठीक, अब जब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग आप लोग यही डालेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चल, जब रेट की बारी आएगी तो पहले पता चलना चाहिए कि रेट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि चैप्टर है, ऐसा नहीं। क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है मेनली वो दो तरीके से अकर होती है। मेथड ऑफ अकरेंस जो है वो दो होता है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि भाई हम ये क्यों पढ़ने चाहते हैं। एक होती है हमारी आयनिक रिएक्शन, यानी विच अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। डेफिनेटली भाई Na+ बना, Cl- बना, फटाफट हमारे पास आंसर आ गया NaCl। ठीक है, या कोई और ऐसी रिएक्शन जिसमें दो चीजों का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन भी किस फॉर्म में हुआ? आयंस के फॉर्म में। वो आयंस दूसरे के साथ जल्दी से रिएक्ट कर गए, हमारे पास में एक आंसर आ गया। ठीक, बट देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच which occurs due to the formation of some new bonds or the decomposition of some bonds.
किसी चीज का टूटना और नए का बनना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। जब ये आयंस वाली रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली इट इज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी अकर हो गई, क्योंकि आयंस थे, आयंस को कंबाइन होने में कितनी देर लगी, दे आर अनस्टेबल, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी रिएक्शन शो करी और उन्होंने दे दिया। तो अगर आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, आयंस के बनने से रिएक्शन हो रही है, तो हमें पता है इट इज वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी से अकर हो जाएगी। लेकिन कोई रिएक्शन अगर बॉन्ड के ब्रेक होने से और नए बॉन्ड के बनने पर जा रही है, तो डेफिनेटली इट विल हैव सम रेट। पहले बॉन्ड्स को तोड़ो, फिर नए बॉन्ड्स को बनाओ, ये कुछ समय लेगी। वो टाइम कितना लिया, यही तो कहलाएगा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो नॉर्मली हम लोग आयंस वाली रिएक्शन की बात नहीं करते, हम लोग इनकी बात करते हैं, क्योंकि इनके रेट अलग अलग वेरी करते हैं, कुछ का टूटना, कुछ का नए का बनना। ठीक, कुछ रिएक्शंस बहुत जल्दी अकर हो जाएंगी, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो डाउन होगी, कुछ रिएक्शंस को हम लोग लैब के अंदर इजी गोइंग कैलकुलेट कर लेंगे कि ये रिएक्शन कितनी देर में अकर हुई। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि CH3COO2H5 प्लस NaOH, ये हमने जब रिएक्शन कराई तो हमारे पास हो गया CH3COO Na प्लस हमारे पास बना C2H5। ठीक, ये जो रिएक्शन है इसका रेट कितना है, क्या है, ये हम लोग लैब के अंदर निकाल सकते हैं। तो मेन बात हम कहाँ पे जा रहे हैं, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब जब रेट की बारी आएगी तो फॉर्मूला भी चाहिए, फॉर्मूला आगे धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जो हम बेसिक फॉर्मूला ले रहे हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन is equal to decrease in the concentration of reactant upon time, या rate is equal to increase in the concentration of product upon time। दो तरीके हमारे आंसर देने के, या तो हम ये बोले कि भाई जो भी हमारा रिएक्टेंट है A प्लस बी गिव्स C या C प्लस डी, जो भी, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन हम इसी को बोलेंगे। अगर बैकवर्ड हो रही है तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है और ये रिएक्टेंट हो जाता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। मेन बात कि रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। रेट है टाइम पर डिपेंड करेगा, और रेट ऑफ अ रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन में टाइम। इतना पता चलता है। अब सपोज करिए हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखी, बाद में लिखिएगा, अभी मैं बता दूंगी, इसके लिए टाइम दे रही हूँ, रुकना। PCl5, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने यहाँ कंसंट्रेशन सॉरी रिएक्टेंट को हीट किया या क्या किया, उससे हम लोग नहीं बात कर रहे। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वी हैव अ रिएक्टेंट, वी हैव अ प्रोडक्ट। डेफिनेटली हीट कर रहे हो तो रिएक्शन जल्दी अकर हो रही है, कैटलिस्ट डाल रहे हो रिएक्शन जल्दी आ रही है। फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड, यही चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स बताया ही आपको, ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो फैक्टर्स की हमें बात करनी है, वो फैक्टर्स हीट हो सकता है, वो फैक्टर कैटलिस्ट होते हैं, अलग अलग, वो बाद में। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक से चल रहे हैं कि रेट का मतलब क्या,
तो बोले कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा। एक एग्जांपल हमने लिया PCl5 गिव्स PCl3 प्लस, तो रेट कितना होगा, रेट इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो इट इज माइनस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स concentration of PCl5 upon 10, या क्या बोलोगे PCl3 upon टाइम, या क्या बोलोगे Cl2 upon टाइम। पता चल रहा है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, दो प्रोडक्ट है, तो दो प्रोडक्ट को हम लोग ऐसा नहीं कि PCl5 मल्टीप्लाइड बाय Cl2, नहीं भाई, PCl5 टूटेगा तो ही उसमें से PCl3 और Cl2 बनेगा। जितना PCl3 बन रहा है उतना Cl2 भी बन रहा है, जितना PCl5 टूट रहा है उतना ये बन रहा है और उतना ही ये बन रहा है। तो रेट इज इक्वल टू माइनस PCl5 अपॉन टाइम या PCl3 अपॉन टाइम या Cl2 अपॉन टाइम। ठीक, लिखिए। अब हम लोग यहाँ पे चेंज वर्ड यूज करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पहले ये ज्यादा था अभी कम हो रहा है, ये वाला पहले था ही नहीं अभी बन रहा है और बाद में देखोगे तो और बनेगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग साइन यूज करेंगे डेल्टा। अब लिखिए, चलिए नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, Hg plus Cl2 gives HgCl2, इसका रेट कितना होगा, हाँ माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ Cl2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू change in concentration of HgCl2 upon time। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस और इसे बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। ये कम हो रहा है नेगेटिव, ये बढ़ रहा है पॉजिटिव। ठीक, मैंने वापिस से एग्जांपल दिया, एक बार और पता चल जाए सिर्फ इसलिए। दूसरा अपन लेते हैं A plus B gives 2C। ये अब नया क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर आगे आपको एक कोएफिशिएंट लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 टर्म दे दिया। अब इतना तो समझ में आता है कि रेट इज इक्वल टू माइनस, हाँ अब डेल्टा को मैं dA अपॉन dt भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है ना, और अच्छा कर देते हैं, इट इज d concentration of A upon dt is equal to minus concentration of B upon, मैं कंसंट्रेशन वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट अपने को ध्यान रहे कि भाई ये क्या है, ये ध्यान में रहना चाहिए। दिस इज इक्वल टू, अभी तक आपके पास था कंसंट्रेशन है ना, d by dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C, बट अब नया क्या ऐड हो गया, इट विल बी रिटन एज 1/2। एक्चुअली ये 1/2 किस हिसाब से आता है कि भाई ये डबल बन रहा है, C जो है वो कितना है, डबल, मतलब ये कितने हैं, और इसको अगर हम 1 लिख दें, ये डबल है तो ये हाफ है, अगर हम इनको 1 कर दें तो ये वाला 1/2 हो जाता है। तो अपन लोग कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के हिसाब से कि भाई ये 2C है तो ये डबल द अमाउंट है, तो डबल द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2, बेटर है हम इसको 1 लिखें, इसको 1 लिखें और इसको 1/2 कर दें। मगजमारी नहीं करनी कि ये क्यों हुआ कैसा हुआ, सिंपल कि आगे जो नंबर है इट शुड बी रिटन एज 1/2। जब हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर लास्ट ईयर कर रहे थे, केपी केसी ये सारी चीजें, तब हम क्या लिखते थे, ये 2 को क्या करते थे, पावर में पहुंचा देते थे। तो इक्विलिब्रियम वर्ड जब आता है तब हम इसे पावर में पहुंचाते हैं,
जब हम रेट की बात कर रहे हैं तो आगे जो भी नंबर है इट विल बी इन डिनोमिनेटर, दैट इज 1/2। इतना लिखिए, फिर इसका एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल अपन लेते हैं, इससे पता चले कि नंबर्स कैसे लिखना है, क्या करना है। इट इज 2n2O5 gives 4NO 4NO2 4 to the 8 9 10 to 5 the 10, ठीक है। It is 2n2O5 gives 4NO2 plus O2, क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, बोलो, माइनस, उसके बाद 1/2 d/dt ऑफ N2O5। अब मैंने उसको dN2O5 अपॉन dt बोलने की बजाय लैंग्वेज चेंज कर दी, d/dt ऑफ N2O5, चेंज की बात है, इज इक्वल टू ये वाला 1/4 d/dt ऑफ concentration of NO2 which is also equal to, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 है, it is d/dt of concentration of, बराबर। तो ये अपने को समझ में आ जाएगा कि नंबर लेफ्ट में हो नंबर राइट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी आगे कोएफिशिएंट है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे। रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए माइनस, प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसलिए प्लस। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ये कि ये डिसअपियर हो रहा है और वो अपीयर हो रहा है, इसका अमाउंट कम हो रहा है उसका अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक। सेकंड बोर्ड पे लिखा मैंने 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस विद 3Br2 प्लस 3H2। और कुछ दिमाग में रह गया और रेट से रिलेटेड तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/5 माइनस जो उसका चार्ज है उसको वैसा का वैसा लिखिए, उसमें हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ concentration of Br माइनस, बढ़िया, इक्वल टू माइनस नहीं भूलिए, रिएक्टेंट है कम हो रहा है, इट इज माइनस 1/6 d/dt ऑफ concentration of H प्लस, बढ़िया। आगे 1/3 अब पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट है, इट इज 1/3 d/dt ऑफ concentration of Br2 which is also equal to 1/3 d/dt of concentration of H2। बढ़िया, होपफुली समझ में आ गया कि कैसे हमें लिखना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस।